अब ये वक्त है हम इस मौके पर जिनको सुनने के लिए आज मौजूद हैं यहाँ पर साथ, जिनकी मूवी अपने आप में हमेशा न केवल दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है, सवाल खड़ी करती है उन लोगों पर जो कि भारत की प्रगति पर सोच रखते हैं या कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। सर, शुरुआत करें इन बातचीत के दौर को आपकी अनुमति के साथ। ये बड़ा ही गर्व का विषय मेरे लिए भी है कि आज सागर ग्रुप के द्वारा ये मौका मुझे मिला आपसे बातचीत करने का। सर, हमेशा आप जब भी मूवी बनाते हैं भारत के मुद्दों पर सवाल करने वाले खड़े हो जाते हैं और सवाल होते हैं, लेकिन आप नहीं रुकते। वैसे ही एक मूवी अब सामने आई है, कश्मीर फाइल्स, और ऐसे आपके लगातार जब आपने डेब्यू ही करा क्रिएटिव फील्ड में, आपने हमेशा वो कार्य करेंगे। आज जब द वैक्सीन वॉर सामने आई है, सवाल तो लोग खड़े करने वाले वापस आए हैं, लेकिन आपने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाब दे रही है जनता, जो रिव्यूज में जो अपनी भावनाओं के साथ जुड़ रही है इस मूवी के साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इस मूवी को लेकर के, अगेन द वैक्सीन वॉर, द वर्ड वॉर दैट कम्स अप, जहां आपने लिखा है एक ऐसी वॉर जो कि जनता को नहीं पता है मगर उन्होंने लड़ी और जीती भी है। कहना सर, सर आप सर आप कंफर्टेबल रहिए। मैं खड़े होकर बोलूं? इसलिए कि मैं बैठा हूं, मैं जानता हूं कई लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि मैं आपको नहीं देख सकता हूं। और आजकल नए जमाने में प्रॉब्लम है कि बीच में मीडिया इतना आ जाता है कि कोई एक दूसरे को ठीक ठाक देख नहीं पाता। तो मैं इसीलिए मीडिया को किनारे करके डायरेक्ट रिश्ते बनाता हूँ ऑडियंस के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा नंबर्स में इतने सारे लोग यहाँ पे आएंगे। मैं तो सोचा बस आऊंगा, कुछ लोगों से मिलकर हॉस्पिटल देख के चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं सागर ग्रुप के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बैठे हैं प्लीज, बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स करके बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक तो इतना आपने अच्छा ये हॉस्पिटल बनाया है, जहां जाओ रोशनी ही रोशनी। और मेरे ख्याल से जो व्यक्ति थोड़ा बीमार हो, थोड़ा बुझा हो, थोड़ा डिप्रेस्ड हो, उसको सबसे ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा इतने में हॉस्पिटल्स देखें, ये कैसे? तो मुझे पता चला कि घर में जब आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हॉस्पिटल समाज की सेवा, लोगों की सेवा में अपने को समर्पित करेगा और यहाँ से लोग खुश होकर स्वस्थ होकर वापस जाएंगे। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपने पूछा कि वैक्सीन वॉर क्यों? देखिए, हम सब कुछ भी जीवन में बन जाए, मैं कुछ ऐसी भावनाएं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो जनरली पब्लिक में कर नहीं पाता हूँ। भोपाल आता हूँ तो ऐसा भरोसा होता है अपना घर है तो ईमानदारी से दिल की बात बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे दिल की बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई लेक्चरबाजी नहीं करना चाहता। और मैं एक फिल्म मेकर की भी तरह यहाँ नहीं खड़ा हूँ। सबके भोपाल में पैदा हुआ एक लड़का आपसे बात कर रहा है। क्या है, पूरा जीवन मैंने जो समझा है, जीवन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम है जो कुछ कर रहे हैं, मेरे कारण कुछ हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा 2020 मार्च में पूरा विश्व, पहली बार मानवता के इतिहास में पूरा विश्व अपने घर के अंदर बैठ गया। सारे कारोबार ठप हो गए, प्लेन बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई और इंसान एक अदृश्य वायरस के कारण मौत के बारे में सोचने लगा। और शायद उस वक्त सारी दुनिया को, मुझे तो आया, शायद आपको भी समझ में आया होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मौत की उस घड़ी में जब चारों तरफ निराशा और अंधकार था, कुछ लोग ऐसे थे, एक कारोबार ऐसा था जो लगातार चल रहा था, बल्कि ओवर टाइम चल रहा था, और वो था मेडिकल फ्रेटर्निटी की दुनिया। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, अटेंडेंट्स अपनी जान पे खेल के, कई तो ऐसे लोग थे जो 15-15, 20-20 दिन अपने घर नहीं जा पाते थे। उसको बहुत खूबसूरती से हमने वैक्सीन वॉर में कैप्चर किया। आप लोग वो फिल्म देखिएगा जरूर। और 9 महीने के बाद
जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस तरह से जनवरी के बाद लगभग सारे विश्व में ही और खासतौर पे भारत में आप देखिए वैक्सीन आई और उसके बाद से बीच में एक सेकेंड वेव का हल्का फेज था, और उसके बाद से हम लोग भूल भी गए कि हमारे दिमाग में कभी मौत का ख्याल भी आया था। कल मैं एक सज्जन के साथ बैठा था जो यहाँ भोपाल में ही एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनका कहना ये था कि मई जून में कभी सेकेंड वेव का लॉकडाउन हटा, कहते हैं मेरी जितनी जुलाई में जितनी मेरी सेल हुई उतनी 3 साल में अभी तक नहीं हुई, और उसके बाद से बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब लोग फिर से जिंदगी जी रहे हैं और पहले से ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं, और अपने भारत के सभ्यता में, भारत के कल्चर में जो जीवन देता है उसी को ईश्वर मानते हैं। तो जिसने हमको मौत से निकाल के जीवन दान किया, उनकी गाथा, उनकी कहानी, उनकी ये विजय गाथा मेरे लिए ये बताना सिर्फ एक फिल्म का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का धर्म बन गया, मेरे लिए लाइफ का मिशन बन गया। और इसलिए हमने बिना किसी से सहायता लिए हुए, बिना किसी पे आश्रित हुए, अपने पैसे से जो भी ईश्वर ने, मां सरस्वती ने कश्मीर फाइल से हमें थोड़ा बहुत, ये मत सोचिए जो आप अखबारों में पढ़ते हो सब झूठ है, असलियत में बहुत इतना आता नहीं है किसी भी बिजनेस में, लगता बहुत, लोग क्या है रेवेन्यू को प्रॉफिट से जोड़ देते हैं, आम आदमी को पता नहीं होता। तो आपका अगर 1000 करोड़ रुपए का या रेवेन्यू हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं 1000 करोड़ रुपए आपके घर में आ रहा है। तो जो भी उससे पैसा आया तो उस पैसे से हमने ये फिल्म द वैक्सीन वॉर बनाई, इसलिए क्योंकि मुझे और मेरी धर्मपत्नी पल्लवी जी जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म की, हमको ऐसा लगा अगर समाज के लिए उस क्राइसिस में इतने हजारों लोग खड़े होके लोगों को जीवन दान कर रहे थे अपने खुद के जीवन से खेल के, और वो साइंटिस्ट जो लैब में बन के हमारे लिए वैक्सीन बना रहे थे, सारी दुनिया की वैक्सीन लॉबी से लड़ाई लड़के उन लोगों की कहानी बनाना हमारा भी सामाजिक दायित्व और कर्तव्य है। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई। इस फिल्म को बनाते बनाते मुझे एक चीज जरूर समझ में आई कि ये तो तय है कि भारत में धीरे धीरे साइंस को लेके थोड़ी गति कम होती जा रही है। सारे माँ बाप बच्चों को चाहते हैं आईटी कर ले और गूगल ज्वाइन करके अमेरिका चले गए, और ये दुख की बात है। लेकिन ये फिल्म जो भी देख रहा है वो इतना प्रेरित हो रहा है कि वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं वो कहते हैं कि अरे हमको भी बायो साइंटिस्ट बनना है, और बायो साइंस ही विश्व का फ्यूचर है। ये शायद आप लोग अच्छे से जानते हो। पता नहीं आप में से कितनों ने ये फिल्म देखी है, नहीं देखी है, किसको पता है, किसको नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए, इसको देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए, और आपके घर में जो मेड्स काम करती है उनको तो जरूर उनके बच्चों के साथ एक टिकट खरीद के भेजिए। ये आपके लिए बड़ा पुण्य का काम है। और आप खुद कल्पना करिए, आप तो हॉस्पिटल चलाते हैं, आपको अगर इन भारत के नीचे से अगर 10, 20, 25 बच्चे भी इंस्पायर होकर इस फिल्म से डिसाइड कर लेते हैं हमें डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो आप कल्पना करिए शहर शहर में कितने लोग होंगे। अगर आपको हॉस्पिटल चलाना है तो आपको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आगे चल के आपको बहुत ही हाई क्वालिटी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज ये भी मिले। मैं कई अस्पतालों में जाता हूं, एक समस्या सबके सामने ये है कि जगह खोलते हैं लेकिन क्वालिफाइड लोग नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके चेहरों पे जो एक रोशनी है, जो आप लोगों के चेहरे में जो एक ऑप्टिमिज्म है, वो बहुत अच्छा है। आप थके हुए, कंधे झुके हुए, परेशान नहीं लग रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आप सब ये फिल्म देखें, मुझे बताएं कैसी लगी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर आपने इतने अच्छे से बयान करा है, और हमेशा आप एक रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिव रिसर्च करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, और वैसे ही आपने इस मूवी पर काम किया। मूवी की कास्ट की बात हो सर, महिलाओं का पार्टिसिपेशन उसमें उतना ही बहुत खास है, और लोग तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से आपने पोर्ट्रेट किया है, और फीमेल्स को लेकर के जितना भारत अब आगे आया है, उसी प्रकार सागर ग्रुप हमेशा से ही इस बिलीव में भी रहा है। आप यहाँ भी देखें पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेज एंड एवरीवन हैज बीन अमेजिंग। और अगर हम बात करें वैसे ही हमारे अन्य वेंचर्स में भी उनका पार्टिसिपेशन होता है। किस तरीके से आपने वो रिसर्च करा, और इस कास्ट को चूज करने के पीछे आपकी सोच कैसी रही, जब नाना पाटेकर जैसे आर्टिस्ट को आपने चूज करा?
इस मूवी के लिए? देखिए, हमने जब रिसर्च शुरू किया, इसका 2 साल इसका रिसर्च चला, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट लोगों के साथ ये किताब पे बेस्ड है, गोइंग वायरल, जो कि डॉक्टर बलराम भार्गव की किताब है, जो डायरेक्टर जनरल ICMR के थे उस वक्त। और हमने साइंटिस्ट लोगों से तरह तरह के जो भी इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट के रहे हों चाहे प्राइवेट रहे हों, मीडिया का किस तरह से फॉरेन वैक्सीन लॉबी ने भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, किस तरह से उससे हम लोगों ने जूझा निपटा, तो ये सारा का सारा हमने रिसर्च किया। लेकिन जब कास्टिंग की बात आई तो देखिए 2 तरह का होता है। बॉलीवुड की सोच है कि अच्छा चलो किसी को भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, स्टार होना चाहिए, लोग उसको जानते हो, तो किसी भी रोल में कोई भी हो जाता है, आपने देखा होगा कोई भी। और अक्सर वो एक स्टार की छवि रहती है, वो कैरेक्टर डॉक्टर का हो तो भी वैसे ही होगा, वकील हो तो भी वैसे ही होगा, गरीब हो तो भी वैसे ही होगा। कुछ तो स्टार्स ऐसे हैं कि आप उन्हें किसान का रोल दे दो तो किसान भी लगता है करोड़पति है। तो वो एक अलग समस्या है। पर हम अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, हम उस रेस में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी था कि जो लोग वो रोल कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उन्हीं साइंटिस्टों जैसे दिखे जिनके ऊपर वो रोल बेस्ड है, क्योंकि फिल्म में नाम भी वही के वही है जो रियल साइंटिस्टों के, और तो और वो बंदर जिनपे ऑपरेशन किए वो भी वही है, सारे के सारे माइस भी वही है, हैमस्टर्स भी वही है। हमने एग्जैक्ट लैब में जाके, आप लोग BSL 4 लैब तो जानते होंगे, बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब होता है, उसी में हमने शूट भी किया है, जो पूरा रिक्रिएट करके वही मशीनरीज मंगा के हैदराबाद में पूरा प्लांट लगा के पूरा सेटअप करके उसमें हमने शूट किया है। तो ये बहुत आवश्यक था कि जो लोग वो रोल कर रहे हैं एक तो पूरा समर्पण हो, पूरी अपनी जान लगा दे उसको करने में, और वो बिल्कुल वही बन जाए जैसे वो साइंटिस्ट थे। और हमने एक लिस्ट बनाई, बाकी औरतों का लड़कियों का तो चयन हो गया, पर आदमी के लिए थोड़ी दिक्कत जा रही थी, तो हमने एक लिस्ट बनाई कौन सा ऐसा एक्टर है जिसने आज तक, देखिए हर कोई एक्टर कितना भी अच्छा हो, स्टार हो, 1 2 3 4 तो रोल घटिया कर ही लेता है, यानी उसमें कॉम्प्रोमाइज कर ही लेता है। बड़े बड़े लोगों के आप नाम सोचिए, अभी मैं बैठा हूँ अपने दिमाग में, कि 2-3 तो बेकार होगी, आपने क्या घटिया एक्टिंग कर दी, इतना अच्छा एक्टर है बेटा। पर भारत में एक ही ऐसा एक्टर है जिसको कोई भी रोल हो उसने आज तक कभी अपने रोल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इसीलिए वो थोड़ा टेढ़ा और पागल टाइप का एक्टर है। तो मुझे सबने कहा था उनको मत लेना, वो मारते हैं डायरेक्टर को, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो पिटाई लगा देते हैं डायरेक्टर की। उन्होंने लगाई भी बहुत सारे डायरेक्टरों, और मुझे उन्हीं डायरेक्टर्स ने फोन भी किया कि अरे पागल हो यार, वो मारता है, मुझे मारा था उसने। तो मैं नाना के पास गया, जब मैं उनसे मिला, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, तो मुझे 4-5 झापड़ मार लेना अकेले में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लिखा है उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो नाना ने कहा अच्छा ये बताओ ऐसी क्या चीज तुमने लिखी है कि वो रोल तुम्हें लगता है मैं ही कर सकता हूं। मैंने कहा एक ही लाइन है, मुझे बाकी चीज तो कोई भी कर सकता है इस फिल्म में, लेकिन फिल्म के एंड में एक लाइन आती है, वो जब तुम बोलोगे तभी पूरा का पूरा भारत और पूरी मानवता विश्वास करेगी कि ये सत्य है, और वो लाइन है इंडिया कैन डू इट। ये जो लाइन है इंडिया कैन डू इट, जब हमने शूटिंग की तो नाना ने ये लाइन कम से कम 10 तरीके से बोली, अलग अलग तरीके से, और मुझसे बोले देखो मुझे भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत, मैं 10 तरीके से बोल देता हूं, तेरे को जो अच्छी लगे एक लाइन रख लेना। आप यकीन नहीं करेंगे एक महान एक्टर की क्या खासियत होती है। हमने उसमें एडिट में जब रखे 10 की चूज करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे हम एक भी उसमें से लाइन हटा ही नहीं पाए, क्योंकि सब एक से एक बढ़कर थी। एक हटाते थे तो वजन गिर जाता था। इसलिए जब आप फिल्म देखेंगे आप देखिएगा जितनी तरीके से नाना ने बोला है मैंने वो सारे के सारे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई फिल्म देख के निकलता, बच्चे हो, औरत हो, आदमी हो, तो सब इंडिया कैन डू इट बोल के निकल सकते हैं। और इससे अच्छी क्या एक फिल्म मेकर के लिए बात हो सकती है कि लोग थिएटर से बाहर निकले तो सिर्फ एक ही बात बोले, इंडिया कैन डू इट। सर हम जब मूवी देखेंगे तो बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के अभी इस बात को बोलें, क्योंकि हम सब ने करके दिखाया, आप सब ने करके दिखाया है। सर की जब यहाँ मौजूद थे तो सबने करके दिखाया, एक साथ बोलेंगे ओके 3 2 1 इंडिया कैन डू इट। यस, बहुत खूब। आप लोग बोलिए एक साथ, बोलिए इंडिया कैन। वेरी गुड। सो यस सर, मेरी ओर से ऐसा सवाल होगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास भी आपके लिए सवाल है।
वन थिंग, मेडिकल फील्ड कोविड से पहले और कोविड के बाद, क्योंकि आपने इतना रिसर्च किया है, आप लगातार लाइव थे, लोगों के बीच में ऑनलाइन मौजूद थे, आप लोगों के इंटरव्यूज करते थे, मैं आपको उस समय से देखता आ रहा हूँ, बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। क्या बदलाव आपने मेडिकल फील्ड में देखे हैं पहले और अब, जो आपको समझ में आते हैं कि हाँ अब हमारा भारत देश न केवल तैयार है बल्कि बहुत कुछ बड़े काम करने को तैयार होगा? देखिए, जब ये तो कोई किसी से छुपा नहीं, आपने 100 बार सुना ही होगा कि जब कोविड आया था तो हम लोग, हमारा जो हेल्थ इंडेक्स था बहुत लो था, इंडोनेशिया के भी पीछे हम लोग थे। हमारे पास मास्क नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं थी। चाइना ने बोला कि शाम के 5 बजे तक प्रीमियम पे, मतलब कुछ 100% एक्स्ट्रा प्राइस पे शाम के 5 बजे तक सारा एडवांस बेच के अभी बुक करो तो देंगे पीपीई किट्स, नहीं तो नहीं देंगे। वो ब्लैकमेल कर रहे थे, इंडिया ने ब्लैकमेल नहीं हुआ। पीपीई किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की बहुत बुरी हालत थी हमारे पास। कोविड के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सैनिटाइजेशन का तो आप जानते हैं इंडिया में कितना बुरा हाल है। क्वारंटीन की इंडिया में किसी को पता ही नहीं था कैसे होता क्वारंटीन, कैसे नहीं करते। तो हम एक तरह से ऐसी हालत में थे कि आपके यहाँ बारात तो आ गई लेकिन कुछ इंतजाम नाम की चीज नहीं है, कुछ भी इंतजाम नहीं। और शादी भी धूमधाम से करनी है, हालांकि मैं पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात तो नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन भारत के पास 2 ऑप्शंस थे जो मैंने समझा है। जब हम सरकार बोलते हैं तो अक्सर आज की तारीख में सरकार का नाम नरेंद्र मोदी जी से चिपका दिया जाता है, पर सरकार में बहुत चीजें आती हैं। सरकार में आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, सरकार में पूरा मेडिकल सिस्टम आता है, सरकार में स्कूल्स आते हैं, सरकार में स्वीपर्स आते हैं, इतने सारे चीजें इन्वॉल्व होती हैं सरकार का मतलब। लेकिन भारत के सरकार के जितने भी तंत्र हैं, उनने, एनजीओज ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सिटीजन्स ने, ऐसा लगा कि एक मूवमेंट चालू हो गया। पूरे भारत ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमको इसमें सफल होना ही होना है। और सबसे अच्छी बात थी कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और आज नतीजा ये है कि आज हम मास्क में, पीपीई किट्स में वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सपोर्टर्स हैं। कभी नंबर 2, नंबर 1 है, बहुत आसपास ही रहते हैं, पर 2 के नीचे, कभी नंबर 2nd लार्जेस्ट। पीपीई के तो गारंटीड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है, मास्क में नंबर 1 एक्सपोर्टर्स है। वेंटिलेटर्स हम लोगों ने चंद दिनों के अंदर, कुछ 50 से 8 दिन के अंदर, बहुत फिल्म देखेंगे आपको सारी स्टैटिस्टिक्स पता चलेगी। हमने हर तरह से, आप देखिए, हमने वर्ल्ड की फास्टेस्ट इंडिजिनस वैक्सीन बनाई जो और कोई कंट्री नहीं कर पाई। दुनिया में सिर्फ 5 ही कंट्रीज हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया, इंडिया बिकेम वन ऑफ देम। हम लोगों ने 130 करोड़ लोगों को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के वैक्सीन लगाई। हमने 101 कंट्रीज को फ्री में डोसेज बेच के मानवता का भला किया। यानी लिस्ट इतनी लंबी है कि हमने क्या क्या उस वक्त किया, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया, मेरा ऐसा विश्वास है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की जो नारी शक्ति है उसका जो योगदान इसमें था साइलेंट, वो इतना अभूतपूर्व है। क्योंकि हमारी माओ को, बहनों को त्याग का शायद डीएनए नहीं है। भारत की माएं थोड़ी अलग है, सबसे कम खाएंगी, सबसे सस्ता पहनेंगी, कुछ करेंगी नहीं, सेक्रीफाइस करती रहती हैं, सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं को मार देती हैं, अपने एम्बिशंस को मार देती हैं, दूसरों की सेवा, बच्चों की, परिवार की सेवा करने के लिए। वो जो हमारा एक डीएनए में नारी शक्ति है, वही मेरे ख्याल से निकल के आई। अमेरिका में तो मैं अभी गया था 1 महीने पहले, वहां तो अभी इतना कोविड फैला हुआ है, हर दूसरा तीसरा आदमी को है। 40% तो पॉपुलेशन ने वैक्सीन ही नहीं लगाई है, और इतनी लड़ाई होती है वहां वैक्सीन को लेके और कोविड को लेके, देश में क्लेश ही चल रहा है। हमारे यहाँ से कोई समस्या नहीं है, इसीलिए। और हमारी एकमात्र ऐसी इकोनॉमी है जो लगातार कोविड के बाद ग्रो करती रही, हमारे कोई रिसेशन, डिप्रेशन नहीं आया, एंड टुडे वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और यही कारण है, अभी G20 हुआ, उसमें सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट ने डिसाइड किया कि जो 3 सबसे बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अचीवमेंट्स हैं, उनमें भारत का वैक्सीन बनाना भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल अचीवमेंट्स है। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा विश्वास है कि कोविड के बाद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हेल्दी हुआ है खुद। लेकिन वो मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन एक चीज मैं गारंटी से कर सकता हूं कि भारत के लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उनको पता है
अब कभी ऐसी दुविधा आई तो भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसको बाहर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं हमारे बीच डॉक्टर्स हैं, उनसे चाहूंगा कि अपने सवाल बिल्कुल लेकर आए। हमारे बीच डॉक्टर ऋतु सिंघल मैम, डायरेक्टर पैथोलॉजी सर्विसेज, प्लीज हम एक माइक मैम तक पहुंचा दें। ऋतु मैम प्लीज। Good morning, everybody. Thank you, Vivek sir, my respected chairman sir, and all my colleagues. I am a Dr. Ritu Singhal. I am a director of pathology, Sagarpatty Specialty Hospital. Actually, I want to share my experience related to the COVID vaccine. During that time, I was working in some other hospital, and I was full-time working there. Most of my technical staff as well my colleague got infected with the vaccine, but I didn't take even a single day leave during that time because most of the patient was coming from the periphery. They were not getting treatment in other hospital. All of the hospital have been converted into the corona center. So I can say with proud because only of this vaccine today I am here. I am alive. I was going. I used to go my house. My old mother was there. My daughter was there, but nobody get infected with this COVID only because of this vaccine. So, next we have, ma'am please go ahead. आपको introduce करेंगे and बताएं सवाल। Good morning, sir. I'm Dr. Manu Chinchitani. Congratulations and thanks for giving us such an amazing movie. Thank you very much. And I want to thank Mr. Vishwas Tiwari, sir. Thursday we were traveling somewhere. विश्वास भैया को फोन आया कि ये मूवी है और आप देख के आओ, बहुत अच्छी है। So Sunday we usually go for the movies. तो Sunday को हमारे पास 3 ऑप्शन थे, जवान, फुकरे और वैक्सीन वर्ड। हमने विश्वास भैया की बात मानी and we are thankful to him कि हमारे 3 घंटे बहुत अच्छे बीते, बहुत आत्म मंथन भी चला। Actually, I was a part of phase 2 trial, human trial जब चल रहा था, तो आपका जो वो मंकी कैचिंग वाला सीन था, I could connect with that. मंकी पकड़ना शायद आसान था, ह्यूमन ट्रायल के लिए पेशेंट को कन्विंस करना और अंदर तक लाके वैक्सीनेट करना was very difficult. But yes, we successfully did it and we are really proud of that the first indigenous vaccine हमने यहाँ बनाई and thank you very much for such an amazing thing. Thank you. Thank you. विश्वास सर के जिसका जिक्र हुआ है, मैं चाहूंगा कि आपके पास थोड़ा तालियां मिले सर के लिए। वो हमारे शहर की ऐसी डॉक्टर हैं जो सर की नए सरल बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करा है और आपने जो ट्रांसलेट किया है हमेशा जब भी शहर में बात आती है सर की, हमेशा हमें विश्वास सर का नाम हमें साथ में। थैंक यू सो मच सर फॉर वंस अगेन गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। My question is कि आपके पास ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? शुरुआत थी Kashmir file, Kashmir file, Buddha in a traffic jam and now vaccine war. देखिए, अब ये आप चाहती हैं अगर आप चाहती हैं ऐसे आइडियाज और आए तो बहुत जरूरी है कि वैक्सीन वार ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो सबसे पहले तो आप कमिट करिए कि आप कम से कम 8-10 लोगों को ये फिल्म दिखाइए और जितनी भी मेन चेंज हैं उन लोगों को दिखाइए। देखिए, समस्या ये है कि हर आदमी जो मिलता है वो यही बोलता है कि ये हम लोग इतनी फालतू फिल्में क्यों बनाते हैं। बोलते हैं बॉलीवुड को लेके, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बननी चाहिए? हाथ उठाइए। तो लगभग हर हाथ उठाइए। लेकिन जब अच्छी फिल्में बनती हैं तो आप में से कितने लोग जाकर देखते हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, झूठ बोल रहा है। आपको विश्वास भैया ने बोला इसलिए आप अपनी इच्छा से तो आप जवान और फुकरे देखना चाहते हैं, वरना आप ही बोलती ही नहीं 3 ऑप्शन। कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, जो लोग हेल्थ पे लिखने की अच्छी हेल्थ बनाएंगे वो कभी ये थोड़ी बोलते हैं मेरे पास चाट का, समोसा का और एक सेब खाने का ऑप्शन था, उनमें से मैंने सेब चुना। वो उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं। ये मेरे को देखिए, मेरी तो अच्छी कट गई, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत अच्छे लोगों के बीच में बड़ा हुआ, बहुत अच्छी फिल्में देखी और उस दौर से गुजरा
जब भारत में क्रांति आई थी सिनेमा, मेरा तो अच्छी बोली, आप लोगों को अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। दिमाग तो आपका है, इसके अंदर किस तरह की कहानियां जाती हैं, किस तरह की फिल्में जाती हैं, ये तो आप ही को डिसाइड करना है, ये वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। ये वैसा ही है कि यानी आप रोज सुबह 1 घंटा ट्रेडमिल में दौड़ के आए और फिर कहें चलो एक समोसा आज खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि राजस्थान में मैं गया था, मैंने देखा जो मजदूर औरतें काम करती हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं पर वो पैसा कमाना है इसलिए वो छुट्टी नहीं ले सकती, तो बच्चा रोए नहीं तो क्या करती है कि वो उसको इतना सा अफीम चटा देती है यहाँ पे, तो बच्चे सोते रहते हैं दिन भर और वो काम करती रहती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, 12-13 साल का होता है, वो एडिक्ट हो चुका होता है, उसको नहीं पता बच्चे को एडिक्ट क्यों हुआ है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर आप कान का संगीत का होता है, बुरा सुर सुनते सुनते ना आपको अच्छा सुर सुनना भूल जाते हैं। अच्छा सुर होगा तो आप दूर हट जाएंगे, उससे आपको बुरा ही सुन लगेगा। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक औरत मछली बेचने वाली मछली की टोकरी के बगल में रोज सोती थी। उसके बेटे ने बड़ा हो गया, उसने कहा मेरी माँ बदबू में रोज सोती है। एक दिन उसने लाके वहां फूलों की टोकरी रख दी, पूरी रात माँ सो नहीं पाई क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी सड़ी हुई मछलियों की बदबू की। इसी तरह से आप देखिए, मुझे किसी आपत्ति नहीं है, लेकिन कभी कभी तो जब अच्छी फिल्में आए तो उनको सपोर्ट करना, उनको जाके देखना, लोगों को दिखाना, ये आपके नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचिए। मैं सच बता रहा हूँ, भारत की जो यंग जनरेशन है वो कला से कटी फटी, बिल्कुल कला से उसका कोई लेना देना नहीं। संगीत के नाम पे हमने सिर्फ भांगड़ा खड़ा कर दिया है, डांस के नाम पे हमने सिर्फ गरबा खड़ा कर दिया और भांगड़ा खड़ा कर दिया है। आप में से कितनों के ऐसे बच्चे हैं जो समझ सकते हैं रे और गा के बीच में क्या फर्क होता है, अच्छी कहानी क्या होती है, अच्छी भाषा क्या होती है, अच्छी कहानियां क्या होती? नहीं होगा तो देखिए आपको बहुत तकलीफ जाने वाली है आगे जाके, फिर शिकायत में। ये बच्चे का एम्बिशन सिर्फ इतना होगा कि मैं आईटी में जाऊं और गूगल में चला जाऊं और अमेरिका जाके एक नौकर बन जाऊं और सारी जिंदगी झूठ बोलूं कि मैं खुश हूं, सारी जिंदगी मैं अपने से झूठ बोलता रहूं, देखो मेरे पास गाड़ी है, घर है और मैं खुश हूं। जबकि ऐसा नहीं है, तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो एक सिस्टम के। जो एक स्वतंत्र मन से, स्वतंत्रता के साथ जो बड़ा होना, एक जीवन को जीना, वो हम अपने बच्चों से छीन रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, सॉरी मैं थोड़ी बात बढ़ा रहा हूं लेकिन बहुत जरूरी, आप मुझे ये बताइए, आप भी तो बिजनेस कर रहे हैं हॉस्पिटल का, और भी तो धंधे होते हैं, कितने बिजनेस हैं। आज तक कभी दुनिया में किसी बिजनेस वाले को ये आपने सुना है आज मेरा इतने करोड़ों का बिजनेस हो गया, आज मेरा उतने करोड़ों का बिजनेस हो गया, आज उतने का हो गया? कभी सुना है आपने? आज कभी किसी हॉलीवुड की फिल्म का सुना है कि इसका इतना बिजनेस? वो तो पब्लिश नहीं करते, कभी बताते भी नहीं कितना बिजनेस हो। एक बिजनेस है आपके लिए प्रोडक्ट। कभी किसी संगीतकार को सुना है कि देखो मेरे कॉन्सर्ट में इतने लोग आए, मैंने इतना कमा लिया? ये क्या हो रहा है आपके साथ? ये बॉलीवुड वाले रोज मैंने आज 500 का कर लिया, 600 का कर लिया, आज 1000 करोड़ का कर लिया, उसको पछाड़ दिया, उसको हरा दिया। अरे पछाड़ने हराने का शौक है तो रेसलिंग करो, फिल्म क्यों बना रहे? वो लड़ाई में लड़ रहा हूं और वो लड़ाई में अकेले लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपको लगता है पेशेंट आया तो उसको बचाना आपका कर्तव्य है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो कला का जो क्षेत्र है उसको बचाना बहुत आवश्यक है। भारत हर लेवल पे ग्रो कर रहा है, पर एक लेवल पे इतना ज्यादा पतन हुआ है भारत का जितना विश्व के किसी राष्ट्र में नहीं हुआ, और वो है हमारी फिल्में, हमारा संगीत, हमारा नृत्य, हमारा सामाजिक जीवन में। आप देखिए सिर्फ आप जहां जाते होंगे बॉलीवुड के गाने बजते होंगे, बच्चे का मुंडन हो बॉलीवुड, बच्चे का जन्मदिन 1 साल का बच्चा बॉलीवुड शीला की जवानी बज रहा होगा, आप लोग खूब डांस करते हो। आपका खुद का जन्मदिन हो, दिवाली हो, होली पे भी देखिए बॉलीवुड बजता है। आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अंदर से आप लोग कला के लेवल पे खोखले हो चुके हैं, आपको ये एहसास भी नहीं। इसलिए मैं दर घड़ी जगह जगह जा जाके ये बात करता हूं लोगों से। जब द वैक्सीन वॉर जैसी फिल्म आती है, भारत के हर डॉक्टर, नर्स, साइंटिस्ट का ये कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसी फिल्म को वो चलाएं। ये फिल्म मेरी नहीं, मैंने बेटी की शादी कर दी, मेरा काम खत्म हो चुका है। अब ये दारोमदार आप लोगों के ऊपर है। आप यहाँ 100-150 जितने भी लोग हैं, अगर आप तय कर लें कि अगले कश्मीरी पंडितों में मैंने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल, उन लोगों ने तय कर लिया पूरी दुनिया को ये फिल्म दिखानी और वर्ल्ड की सबसे हिस्टोरिक फिल्म बन गई।
तो क्यों नहीं मेडिकल कम्युनिटी ये डिसाइड कर सकती है? आप ही का तो गुणगान होगा, करेक्ट? आप राजीव स्क्रीन आप अगर एक कमिटमेंट करेंगे, मैं 10 कदम आगे चल के दिखाऊंगा आपको। मैं अगली फिल्म मेडिकल पे ही बनाने वाला, अभी बात होगी यहीं आके हो सकता है 2 महीने रह के यही खत्म कर ले। आप करिए, आप भोपाल का नाम रोशन कर दीजिए। आप अगले 1 हफ्ते तक एक सिनेमा हॉल बुक कर दीजिए, कहिए सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा ये फिल्में। सारे कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स एक सिनेमा हॉल फुल बुक कर दीजिए 1 हफ्ते के लिए। मैं जगह जगह उसके बारे में बात करूंगा, ऐसी मिसाल बन जाए हर शहर का, हमें ये करना है। करते हैं, प्रॉमिस? वो कैन भोपाल डू इट? अगली बार आप बोलेंगे सागर ग्रुप करेंगे। सागर ग्रुप में आज मेरा मतलब यही किया है, आज की शाम 5:30 बजे जो पहले स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। तो तालियां बंदी एक बार जोरदार से के लिए। मैं आपको अभिवादन करता हूँ कि आज के दौर पे, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि बॉलीवुड में जिस प्रकार के वायलेंस, लस्ट, एंगर, ग्रेड किसी भी प्रमोट किया जा रहा है, आप you have the courage and guts to make realistic movies based on movements, अलग-अलग सत्य घटनाओं का आधारित। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मूवी वक्त तो नहीं हूँ, बट मैंने आपकी 10 फाइल्स देखी है और होपफुली ये भी मूवीज में जरूर जाके देखूंगा। और जब 2020 का दौर था, जब कोविड आया था, आई वाज वर्किंग एट मुंबई ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, और उस समय वो दौर था जहाँ पे हमको, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो बाजार में डायग्नोसिस में रहता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर, हमको मुझे पर्टिकुलरली रात में 1-2 बज जाता था घर जाते जाते, क्योंकि बहुत सारे टेस्टिंग मोडालिटीज अवेलेबल नहीं थे। कुछ ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को वो ऑप्शंस दिया गया था टेस्टिंग का, और आई एम श्योर आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया होगा, किस प्रकार से साइंटिस्ट और अलग अलग मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स इस मूवी में काम किया, इसको प्रेजेंट किया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में भी ऐसे और भी रियलिस्टिक इश्यूज पे मूवीज बनाएं, ताकि लोग प्रेरित हो। और एक मेरा सवाल है, जनरली कोई भी वैक्सीन डेवलप करने में सालों साल लग जाते हैं, इवन डेकेड्स लग जाते हैं। जिस प्रकार HIV 1980s में डायग्नोस हुआ था, और आज लगभग 30 साल हो गए ज्यादा, आज HIV का वैक्सीन नहीं बना। ऐसे कई अनेकों बीमारियां जिसका वैक्सीन नहीं बन पाया। लेकिन जो कोविड आया तो विद इन 1 ईयर उसके अनेकों वैक्सीन बने, भारत में भी कोवैक्सीन बना। तो आप कुछ शेयर करें, आई थिंक आप मूवीज में दिखाए होंगे शायद। आप फिल्म अभी बता दो तो मजा जाएगा, फिल्म में सारा बताया हुआ है कैसे लोग क्यों। An absolute perfect character. Sir, I have something for you. I'd like to give it to you. This is book. This will inspire you to make a story of someday. Book name is Salted Bread. This I don't reveal much. Can you feel it? Please go through this book. Thank you. Last time के बाद डॉक्टर संजय रिपोर्टर सर, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, संजय सर प्लीज। सर कमाई को पास रखिएगा। Welcome, sir. Christopher from Sagar Group. I am working as director in internal medicine services. We all had extensive experience of dealing with COVID patients, the vaccination part, the treatment part, etc. My basic question is: you have done extensive research on this while making your film. What I want to know is, has the vaccine been really effective? Because a lot of controversies even today exist whether it is effective or not. अच्छा, मैं समझ गया सवाल। उसका मैं 1-2 लाइन में जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं साइंटिस्ट ही हूँ, ओके? मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं कहानी बताता हूँ। आप मुझे एक कहानी दे दीजिए कि इफेक्टिव नहीं है, इस पे बनाओ, मैं उस पे भी बना सकता हूँ। लेकिन हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? आपको क्या लगता है, अचानक वैक्सीन लगने के बाद सब लोग बिना मास्क कैसे घूमने लगे सारी दुनिया में, इंडिया में नहीं, राइट? इफेक्टिव की बात करो। दूसरा, इफेक्टिव है कि नहीं, ये कई लोग बोलते हैं, पर मैं उसका एक जवाब देता हूँ, और मैं साइंटिस्ट की तरह, फिल्म मेकर की तरह जवाब देता हूँ। चलिए, मैं आप सबको एक ऑप्शन देता हूँ। मैं आप सबसे कहता हूँ, आपके अंदर जो वैक्सीन लगी है,
मैं इंजेक्शन लगा के उसको फिर से निकाल लेता हूँ वापस। कितने लोग तैयार होंगे उसके लिए? एक हाथ उठाया उसने, वो कह रहा है वैक्सीन अभी जवान है, उसको लग रहा है कि करेक्ट। वैक्सीन इफेक्टिव है कि इफेक्टिव नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वैक्सीन लगने के बाद से सारी दुनिया एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के बिजनेस कर रही है, प्लेन चल रहे हैं, शादियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं इतना जानता हूं, बाकी तो साइंटिस्ट लोग ही बता सकते हैं। Okay, so finally, media questions, if any, just around we can go ahead, please. Sir, my name is Madhurima Rajpal and I am from हरिभूमि न्यूज़पेपर। मेरा ये सवाल है आपसे from हरिभूमि न्यूज़पेपर। मेरा ये सवाल है आपसे कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल, अब दिल्ली फाइल के बारे में भी सुना है हमने कि वो आने वाली है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि कब तक आएगी दिल्ली फाइल जिसे हम देख पाएंगे, और दूसरा सवाल है अब ऐसी कौन सी फाइल आपके जहन में चल रही है जिसका आप मतलब अनाउंस करेंगे, जिस पे आपको लगता है कि मूवी आप बनाएंगे? देखिए, दिल्ली फाइल्स की शूटिंग अभी 2024 में शुरू होगी, मार्च के आसपास, और उसके बाद वो एडिटिंग वगैरह होगी 2024 में रिलीज करेंगे, उसको या 2025 जनवरी फरवरी में करेंगे। तो मैं ये सोच के कभी फिल्म नहीं बनाता कब करना है रिलीज, हम जब पूरी तरह संतुष्ट होते हैं और भरोसा होता है तो करते हैं। और कौन सी फाइल्स आप बताइए, आपके दिमाग में क्या है, तो मैं क्या बनना चाहिए आप बताइए, मैं ऑडियंस रिसर्च करता रहता हूँ। भोपाल फाइल्स बना सकते हैं आप? आपका से बिल्कुल भोपाल फाइल्स बनाई जा सकती है कैसे? टीचर्स के ऊपर फाइल्स बनाई सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली काम किया, कोविड में बच्चों को संभाला है, पूरे देश के बच्चों को। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अभी हमने भारत की माओ को समर्पित की है फिल्म, आज रात को माओ के नाम पे देखिए, तो टीचर्स का भी नंबर है। डायरेक्टर ऑफ गैनी फ्रॉम एसएमएच। जो आप बताए माओ पे बनाया है, तो बीइंग अ प्रोफेसर दैट टाइम इन द मेडिकल कॉलेज, वी हैव सीन सो मेनी मदर्स who came for the abortion because of the COVID, fear of COVID. But after the vaccination, they were all happy because vaccination was permitted at any time of pregnancy. And biggest part was that कि जब हमने उनको बच्चा दिया, कोविड के समय जब डिलीवरी करते थे तो पूरा कवर्ड होना था और सब था, and after that when we gave baby with open this thing, it was a very like sukhad experience for all of us. So thank you for making this movie and making people aware about this. thank you.